स्टार्ट करें। तो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का चैप्टर है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें पहला पार्ट आपका फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, दूसरा पार्ट आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे पहला चैप्टर बोला जाएगा तो आपके हिसाब से होल्डिंग कंपनी है, लेकिन होल्डिंग कंपनी को बाद में करवाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है वो 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 20। और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, इसके साथ एक और ऑप्शन में आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करना है या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट करना है। दोनों आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 5 का, दूसरा क्वेश्चन 15 का। तो अगर हो सकता है 5 मार्क्स का दे देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों ऑप्शन में रहेगा 15 मार्क्स का। यानी 15 मार्क्स वाले में तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, ये कंफर्म है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन में दोनों रहेगा आपके पास ऑप्शन में, ये कंफर्म है कि कैश फ्लो भी हो सकता है और फंड फ्लो भी हो सकता है। कोई एक क्वेश्चन करना है तुमको, या तो कैश फ्लो करना है या तो फंड फ्लो करना है। लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो या तो रहेगा कैश फ्लो से या तो रहेगा फंड फ्लो से। इसके साथ ऑप्शन हो भी सकता है, ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? ऑप्शन रहेगा तो कर लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो आपको करना पड़ेगा हर हाल में। इसीलिए 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी देख लेना पड़ेगा हम लोगों को, और 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन किस तरह का आता है वो भी देखना पड़ेगा। दोनों चैप्टर में देखना पड़ेगा, कैश फ्लो में भी और फंड फ्लो में भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो 12th क्लास में, है ना? 12th क्लास में पढ़े होगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग नहीं पढ़े हो। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होगे तो कोई विदाउट एडजस्टमेंट खाली पढ़े होगे और कोई विथ एडजस्टमेंट भी पढ़े होगे। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो सिर्फ तुम पढ़े होगे विदाउट एडजस्टमेंट वाला, यानी बैलेंस शीट आपके पास दिया रहता है और उसका काम कर देना पड़ता है। अगर आप आईएससी बोर्ड से हो, इसका मतलब आपके पास कुछ एडजस्टमेंट भी दिया रहता था और उससे रिलेटेड आपको काम करना पड़ता था। ठीक है, बट 12th क्लास से 6th सेमेस्टर आते आते 3 साल गुजर जाता है, और 3 साल में हम लोग भूल चुके होते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या होता था, कैसे कैसे क्या होता था। समझ में आया? जिसको याद है वो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप नए तरीके से सीखोगे। यहाँ पे आई बात समझ में? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास चैप्टर्स जो है वो बहुत कम है। चैप्टर्स बहुत कम है लेकिन लेंदी है। लेंदी मतलब एक ही चैप्टर बहुत लंबा आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बड़ा मार्क्स का आपके पास चैप्टर आता है। समझ में आया? जैसे होल्डिंग कंपनी हो गया 15 मार्क्स का चैप्टर। समझ में आया? ये तुम्हारा कैश फ्लो जो हो गया बड़ा बड़ा मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो कैश फ्लो फंड फ्लो 15 मार्क्स का हो गया। रेशियो एनालिसिस तुम्हारे पास आ जाता है। समझ में आया? रेशियो भी तुम पढ़े हो पहले, रेशियो भी पहले पढ़े हो। आया समझ में? अरे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब पढ़े हो ना। बस उसको यहाँ पे एडवांस लेवल में पढ़ना है, कुछ एडवांस तरीके से पढ़ना है। क्लियर जी? तो चैप्टर्स हमारे पास गिन चुन के 5 चैप्टर्स पढ़ना है। समझ में आया? प्रैक्टिकली, और एक थ्योरी रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हारा कितने का? 15 मार्क्स का। वो थ्योरी तुम्हारा 15 मार्क्स का कंपलसरी आएगा। आया समझ में? और ये टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स कवर कर देगा। क्लियर चीज? बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से पढ़ोगे तब। क्लियर चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का फ्लो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैश का फ्लो होगा। कैश का फ्लो होगा। कैश का फ्लो 2 तरीके से होता है। कैश का फ्लो, फ्लो मतलब बहाव, हिंदी में बहना जिसको बोलते हैं। तो कैश जो बहता है वो 2 तरीके से बहता है, या तो मेरे पास आएगा या तो मेरे पास से जाएगा। मतलब या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो कैश का या तो इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है। बोलो बात समझ में आया? तो एक बात, उसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है हम लोग को, उसी का स्टेटमेंट बनाना है हम लोगों को। आया समझ में? तो कैश का फ्लो होगा, उसका स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश का फ्लो जो होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। बताओ, अगर तुम्हारे पास पहले से 100 रुपया है, तुम्हारे पास पहले से कितना है? 100 रुपया है। अगर तुम्हारे पास कहीं से पैसा आ रहा है तो तुम्हारे पास प्लस किया जाएगा कि माइनस किया जाएगा? प्लस। बोलेंगे तुम्हारे पास 500 रुपया कोई दिया, तो तुम्हारे पास 500 रुपया आया है तो तुम 500 रुपया को प्लस करोगे। अगर तुम्हारे पास से 10 रुपया कहीं पे चला गया तो माइनस करोगे। बोलो है ना? यानी अगर तुम्हारे पास इनफ्लो होगा तो ऐड करोगे, अगर आउटफ्लो होगा तो लेस करोगे।
आई बात समझ में? तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही बात जानना है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, ऐड होगा कि लेस होगा। अगर ऐड होगा तो क्या करेंगे, लेस होगा तो क्या करेंगे। आई बात समझ में? तो अब यहां पे और थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग बताने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी पैसा आने जाने का बात होता है वो 3 एक्टिविटी से होता है। कितना एक्टिविटी? 3 एक्टिविटी। वो 3 एक्टिविटी का नाम क्या क्या होता है? तो वो 3 एक्टिविटी का नाम के बारे में अगर बात करेंगे तो वो 3 एक्टिविटी होता है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज होता है इसके लिए। कितना एक्टिविटीज? 3। यानी आपके पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट, और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो जब बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होंगे, एडजस्टमेंट में जितने आइटम्स होंगे, सारा मिला जुला के वो यही 3 एक्टिविटीज के अंदर आने वाले हैं। या तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, या तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, या तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। अगर वो कैश का इनफ्लो हो रहा है तो वो या तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, या तो इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे, या तो फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। जहां का पार्ट होगा वहां पे ऐड करेंगे। अगर वो आउटफ्लो नेचर का होगा, पैसा जाने वाला बात होगा, तो लेस करेंगे। कहां पे लेस करेंगे? अगर वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा तो ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा तो इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग का पार्ट होगा तो फाइनेंसिंग में। आई बात समझ में? तो ये वाला आपको लिखना है पहले कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, यहां पे 3 तरह का एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्लियर चीज? तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। अब सुनना आगे। हम लोग बात किए कि 3 एक्टिविटीज से लेके सारा बात होता है। ऑपरेटिंग के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। यानी अगर कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो अगर किसी एक्टिविटी में जाएगा तो किस नेचर के हिसाब से जाएगा, पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। यानी ऐसा कौन सा आइटम होगा जो हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम होगा जो हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम्स होगा जो हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पहले बात करते हैं। सर पहला नाम तो ऑपरेटिंग होता है, आप लास्ट में क्यों लिखवा रहे हैं, अब के बारे में बाद में बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले सुनो, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में कुछ जाना पहचाना चीज होता है, और उसके बाद जितना भी बचा कुचा रहेगा सब कहां पे आ जाता है? ऑपरेटिंग में आता है। इसीलिए आपके पास सबसे पहले जानना है इन्वेस्टिंग के बारे में और फाइनेंसिंग के बारे में। तो देखो एक बार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे हम पैसा लगाते हैं। समझ में आया? जैसे हम प्लांट खरीद लिए, हम बिल्डिंग खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, है ना, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है हमारा ना। आज नहीं तो कल उसको बेचेंगे तो वहां से पैसा मिलेगा हम लोग को। बोलो हाँ या ना? या कहीं पे इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट कर दिए, गवर्नमेंट को हम बॉन्ड खरीद लिए गवर्नमेंट का, है ना। तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो सब चीज हमारा इन्वेस्टिंग नेचर का होता है। जैसे फिक्स टेंजिबल एसेट हो गया हमारा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट करके रखें कहीं पे तो वहां से हम लोग को डिविडेंड मिलेगा, वहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हमारे पास कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है। पेड नहीं बताए, क्या बताए? रिसीव्ड। अगर इनकम हो रहा है आपका, अगर आपको मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सर अगर पेमेंट होगा तो बाद में डिस्कस करते हैं। तो बताओ, डिविडेंड कब रिसीव्ड होता है? जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, बोलो है ना, तब हमको डिविडेंड मिलेगा। अगर हम इक्विटी शेयर्स में, प्रीफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं तो वहां पे हम लोग को डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी डिविडेंड मिलेगा, प्रीफरेंस डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग डिवेंचर इशू करके रखे हैं, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, अगर लोन लेके रखे हैं तो वहां पे हम लोग को, मतलब लोन दे के रखे हैं तो वहां पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। बोलो आया समझ में? तो ये सारा बात हम लोग को करना पड़ता है। तो ये सब हमारा हो गया कहां का चीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। उसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? फाइनेंस, कहां से पैसा हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। समझ में आया? सोर्स कहां से हो सकता है, पैसा कहां से जुगाड़ हो सकता है, क्या क्या सोर्सेस है हमारे पास। समझ में आया? तो हम लोग जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है, डिवेंचर से पैसा आ सकता है, लोन ले सकते हैं बैंक से, बोलो आया ना, या किसी और से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। तो ये सारा बात हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहां से पैसा आ सकता है, जुगाड़ हो सकता है। तो वही बोला, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया या लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, ये सारा चीज। फिर याद करो, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कहीं पे करते हैं तो वहां पे हम लोग को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है।
लेकिन अगर कोई मेरे पास इन्वेस्ट करके रखा होगा, यानी हम अगर किसी से पैसा लेके रखे हुए हैं तो हमको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमको तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो बोलता है अगर डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड बोल के अगर कहीं पे दिख जाएगा तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। आई बात समझ में? अगर डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो आपका इनकम होता है और ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ये आपका इनकम होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर डिविडेंड पेड होता है आपका एक्सपेंस होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट पेड होता है ये भी आपका एक्सपेंस होता है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? सेल करेंगे, परचेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एसेट को परचेज करो या सेल करो, सब आपका आएगा कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ, वो ऐड होके होगा या लेस होके होगा। समझ में आया? अब सोचो, ऐड और लेस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? अभी बस इतना ध्यान में रखो कि क्या चीज किस में आता है, ठीक है? और लास्ट में जितना भी बचा कुचा बैलेंस शीट का चीज रहेगा वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कहां पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। क्लियर चीज? जिसमें क्या क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा पार्ट हो गया, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोला करते हैं। अरे बोलो ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितना भी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का आइटम्स होगा, जिसको दूसरा नाम क्या बताए? वर्किंग कैपिटल, वो सारा नेचर का जितना भी रहेगा सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इंटेंजिबल एसेट जो होता है आपका, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सारा चीज कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। फिक्टिशियस एसेट कोई भी हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो जाता है हमारे पास, है ना? फिर हमारे पास टैक्स पेड, ये सारा चीज। देखो वहां पे इंटरेस्ट पेड लिखे थे लेकिन यहाँ पे टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड करते हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग का आइटम होता है, ना कि इन्वेस्टिंग का, ना कि फाइनेंसिंग का। आई बात समझ में? तो बस ये आइटम्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज कहां का है। अगर तुमको ये सारा बात पता रहेगा तो आराम से तुम काम कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस इसको याद रखने में कि हाँ कौन सा चीज कहां पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमारे पास सारा काम होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कौन सा चीज ऑपरेटिंग का है, कौन सा चीज फाइनेंसिंग का है, अगर तुमको ये पता नहीं रहेगा तो तुम उल्टा पुल्टा जगह में लिख दोगे, आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो इसको एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े, चलिए। अब आगे क्या होगा तुम्हारे पास कि ये अगर मान लेते हैं, अभी हम लोग को एक बात पता चल गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज आता है, फिनेंसिंग में क्या क्या चीज आता है, ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम यहां से पहचान कर सको कि हाँ कौन कौन सा चीज कहां कहां पे जाता है, बैलेंस शीट आपको इसी तरह से दिया रहेगा, हाँ या ना? आपको बैलेंस शीट इसी हिसाब से गिवन रहेगा और आपको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिविटी में उसको लेना है। क्लियर जी? तो वो चीज आपको जानकारी में रखना जरूरी है। जैसे बताओ, लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां पे आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लिखवाए थे ना शेयर कैपिटल। उसी तरह से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जनरल रिजर्व कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लिखवाए थे ना रिजर्व एंड सरप्लस बोल के। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डिवेंचर्स कहां पे आएगा? डिवेंचर्स आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां पे? तो सारा का सारा इस तरह से जो दिया रहेगा तुम्हारे पास, तुमको चूज करना पड़ेगा, तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज कौन सा एक्टिविटी में, कौन सा आइटम कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बन जाएगा लेकिन जाएगा कहां पे, ये बात आपको जानना जरूरी है। समझ में आया? बैंक लोन बता कहां का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, क्योंकि लोन लेते हैं ये सब हम लोग कहां का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। क्रेडिटर्स जो होता है, क्रेडिटर्स हमारा करंट लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी? करंट। तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये दोनों चीज जो होता है हमारा वो करंट लायबिलिटी होता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कहां पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज होता है। समझ में आया? सर ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए स्टार मार देते हैं। क्लियर चीज? इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं क्या करना है, इसका अलग काम करना होता है कुछ, ठीक है? आगे गुडविल, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट होता है। कौन सा एसेट? इंटेंजिबल, जो कि आपका कहां पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग बताओ, ये तो एसेट है, फिक्स एसेट, बोलो फिक्स टेंजिबल एसेट है, और ये हमारा कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक जो होता है वो करंट एसेट होता है। कौन सा एसेट? करंट। तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट सब कहां पे आता है? ऑपरेटिंग में, यानी ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स जो आता है वो कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। बिल्स रिसीवेबल कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में।
कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये भी हमारा करंट एसेट होता है, लेकिन बोलता है ये वहां पे नहीं जाएगा, इसके लिए आपको रोक के रखना पड़ेगा, इसको भी समझाएंगे। और लास्ट में आ गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका फिक्टिशियस एसेट होता है, और फिक्टिशियस एसेट कहां पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। बोलो बात समझ में आया? यानी लायबिलिटी और एसेट जितना भी तुम आइटम्स देखोगे, हर चीज तुम्हारा ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। हर आइटम आपका कोई ना कोई घर को चूज करके रखा है, आपको वहीं पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? अगर तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम सही तरीके से देखो तो आपको एक बात पता चलेगा कि आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाने वाला चीज सिर्फ लायबिलिटी साइड में दिखेगा, एसेट साइड में नहीं दिखेगा। क्या एसेट साइड में कोई भी ऐसा आइटम है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है? ना, सिर्फ आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तुम देखो लायबिलिटी साइड में ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला, यानी लायबिलिटी साइड का आइटम ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जा सकता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम सिर्फ एसेट साइड में दिखेगा। किस साइड में दिखेगा? एसेट साइड। मतलब एसेट साइड का जो आइटम्स रहेगा वही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा सकता है। आपका लायबिलिटी का कोई भी ऐसा आइटम नहीं होगा जो आपका कहां पे जाएगा? एसेट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो बस इतना ध्यान रखना कि लायबिलिटी का जितना भी चीज होगा उसमें फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में ही जाएगा, और एसेट का जितना भी चीज होगा वो या तो इन्वेस्टिंग या तो ऑपरेटिंग में जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो सर इसका मतलब ऑपरेटिंग दोनों से मिला जुला के आएगा। ऑपरेटिंग आपका लायबिलिटी साइड से भी आता है और एसेट साइड से भी आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग सिर्फ आता है लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का सिर्फ आता है इन्वेस्टिंग में। कोई दिक्कत? अब ये दो चीज जो छुड़ाए हैं लायबिलिटी साइड, और दो चीज छुड़ाए हैं यहाँ पे हम एसेट साइड। एसेट साइड वाला अभी बता देते हैं कि आपका कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, इसको बचा के हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका आंसर बताएगा कि आप सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। जैसे तुम लोग बैलेंस शीट टैली करवाते थे ना, ट्रेडिंग बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट आता है, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं तो बैलेंस शीट टैली होता है। बैलेंस शीट टैली होने से हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हम लोग का बैलेंस शीट टैली कर गया, मतलब सही बनाए हैं। उसी तरह से यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस अगर आपका मैच कर जाता है, टैली कर जाता है यहाँ के हिसाब से, तो आप समझ जाओ कि आप सही बनाए हो। आया समझ में? तो इसका बैलेंस शीट टैली नहीं करवाना होता है, इसका कैश का बैलेंस टैली करवाना होता है। आई बात समझ में? तो इसका काम सबसे लास्ट में होता है, इसका कोई एक्टिविटी में नहीं दिखाना पड़ता है, ना ऑपरेटिंग में, ना फाइनेंसिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, कहीं नहीं दिखाना है। इसको सबसे लास्ट में दिखाना होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में। आई बात समझ में? हाँ या ना? इसको कॉपी नहीं करना था, इसको बस हम समझाए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ बैलेंस शीट आपके पास इस तरह से दिया रहेगा तो आपको करना क्या है। अच्छा, दूसरी बात, ये पहला बात बताया कि आइटम आपको पहले पहचानना होगा कि कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास इसी तरीके से दो बैलेंस शीट दिया रहेगा। कितना बैलेंस शीट? दो, एक रहेगा ओपनिंग, एक रहेगा क्लोजिंग। और ये ओपनिंग क्लोजिंग जब तुम्हारे पास दिया रहेगा तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कर रहा है तो क्या वजह है इंक्रीज करने का, और डिक्रीज कर रहा है तो क्या वजह है डिक्रीज करने का। इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट बात है। और लोग जो गलती करता है, स्टूडेंट्स जो गलती करता है वो यही जगह पे गलती करता है, या तो ऐड या तो लेस करने में। ऐड वाला चीज को लेस कर देता है, लेस वाला चीज को ऐड कर देता है। चलो ये चीज तो हम याद कर लिए कि कौन कौन सा चीज फाइनेंसिंग में जाएगा, कौन कौन सा चीज इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन कौन सा चीज ऑपरेटिंग में आएगा, ये तो याद कर लिए। लेकिन ऐड करके लिखेंगे कि लेस करके लिखेंगे, वो चीज अगर तुमको पता नहीं रहेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट फोकस उसी पे करना है कि हमारा ऐड होगा कि लेस होगा, और उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे आपको एक छोटा सा। आई बात समझ में? पहले यहां पे इतना ध्यान से समझो। अब बताओ, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गया, 2020 में आपका था 5 लाख, 2021 में हो गया आपका 7 लाख, तो इंक्रीज कर गया कि डिक्रीज कर गया? इंक्रीज। तो बताओ इंक्रीज किया हुआ तो क्या वजह होगा इंक्रीज करने का? बोलेंगे इशू किए होंगे, फिर से बेचे होंगे, इशू किए होंगे। अरे बोलो ना, इक्विटी शेयर इशू करते हैं तब जाके हमारा इंक्रीज करता है। तो बेचना, इशू करना मतलब बेचना, अपने लैंग्वेज में इशू कर दिया मतलब बेच दिए। तो बेचने से पैसा आता है कि जाता है? बेचने से वो सामान गया कि आया उससे मतलब नहीं है, पैसा का बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कैश का फ्लो के बारे में बात करना है हम लोग को। आई बात समझ में? तो बताओ, अगर हम इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, बेचेंगे, तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। यानी समझ में आ गया कि अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो आ रहा है पैसा, आ रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? अरे बोलो ना। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से 2.5 लाख हो गया, घट गया। प्रीफरेंस शेयर घटता है तो रिडीम हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडीम। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर याद करो, जब आपका पहले होता था ज्यादा, बाद में कम हो जाता था, मतलब घट गया। तो यानी 4 लाख से 2.5 लाख हो गया, मतलब घट गया। अच्छा बताओ, रिडीम हो गया मतलब पेमेंट कर दिए उसका। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते थे, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? तो पेमेंट करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो बताओ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने से हम लोग क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बताओ जनरल रिजर्व हमारा क्या हो रहा है? 25,000 से 35,000 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करने से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, इतना सारा एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है, आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? अगर आपका लायबिलिटी साइड, कौन सा साइड? लायबिलिटी साइड, अगर इंक्रीज करेगा तो ऐड करके लिखोगे, अगर डिक्रीज करेगा तो लेस करके लिखोगे, चाहे वो कोई भी आइटम क्यों ना हो जाए। हर एक आइटम के लिए ये हमारा एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है ब्रह्मास्त्र? कि अगर वो हमारा इंक्रीज करेगा तो ऐड बोल के लिखेंगे, अगर डिक्रीज करेगा तो लेस बोल के लिखेंगे। लेकिन हाँ, जिसके घर का आइटम है उसके घर में लिखेंगे। अगर वो ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में, अगर वो फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में। बात समझ में आ रहा है? इंक्रीज कर रहा है तो ऐड, डिक्रीज कर रहा है तो लेस। मतलब डायरेक्टली, मतलब क्या? डायरेक्टली। जैसे होता है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है और एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप में जब चलता है, तो ये हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप में चल रहा है। मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऐड और डिक्रीज कर रहा है तो लेस। ठीक इसका उल्टा एसेट साइड में होता है। एसेट साइड में ठीक उल्टा होता है, मतलब इंक्रीज करेंगे तो ऐड नहीं लेस हो जाएगा, और डिक्रीज अगर होगा तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा। आइए समझा देते हैं। बताओ, गुडविल को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाओ। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारा 6 लाख रुपए का था, अब 7 लाख रुपए का हो गया। बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो बढ़ने का वजह क्या हुआ होगा? परचेज किए होंगे। अरे तुम्हारे पास पहले 6 लाख का बिल्डिंग था, अब 7 लाख का बिल्डिंग है, तो इसका मतलब बिल्डिंग 1 लाख और खरीदे होगे तुम। तो बताओ बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग आया, बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचना है, पैसा। बताओ बिल्डिंग खरीदने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। जाता है मतलब आउटफ्लो हो रहा है, लेस करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो यानी यहां पे इंक्रीज कर रहा है तो पैसा तो जा रहा है। बोलो ना। वैसे ही तुम देखो एक बार फर्नीचर, फर्नीचर तुम्हारा 2.5 लाख से 2 लाख हो गया। बताओ पहले 2.5 लाख का फर्नीचर था, अब सिर्फ 2 लाख का फर्नीचर बचा हुआ है, मतलब 50,000 का फर्नीचर तुम बेच दिए होगे, हाँ या ना? या डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, वो बात की बात है। लेकिन घट रहा है, हम यहां पे अज्यूम करके चलते हैं कि बेच दिए होंगे। तो बताओ अगर फर्नीचर 50,000 का बेच दिए तो बेचने से पैसा आता है कि जाता है? आता है, ऐड होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हम लोग को पता चल गया कि लायबिलिटी साइड में अगर इंक्रीज करेगा तो ऐड, डिक्रीज करेगा तो लेस, और अगर एसेट साइड में इंक्रीज करेगा तो लेस और डिक्रीज करेगा तो ऐड। यानी एसेट साइड में कोई भी आइटम हो जाए, चाहे आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्यों ना हो जाए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्यों ना हो जाए, हर चीज के लिए ये आपका ट्रिक है। लायबिलिटी साइड का आइटम डायरेक्टली चलेगा, इंक्रीज मतलब ऐड, डिक्रीज मतलब लेस, और एसेट साइड का आइटम आपका उल्टा चलेगा, इंक्रीज का मतलब लेस और डिक्रीज का मतलब ऐड। बोलो बात समझ में आया? प्रीलिमिनरी हमारा होता है फिक्टिशियस एसेट, राइट ऑफ हो जाता है, तो 30,000 से 10,000 हो गया, मतलब घट गया, और घटता है तो डायरेक्टली ये नॉन कैश आइटम होता है। ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश बोल के दिखाना पड़ता है। समझ में आया? तो ये सब कैसे दिखाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग तरीके से। क्या यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा? तो यहां पे 2 चीज हम लोग सीखे। पहला क्या चीज सीखे कि अगर लायबिलिटी साइड का आइटम्स होगा तो वो 2 जगह पे जाने वाला चीज होगा, या तो फाइनेंसिंग में जाएगा या तो ऑपरेटिंग में जाएगा। जो फाइनेंसिंग में जाने वाला होगा उसको फाइनेंसिंग में धकेल दो, जो ऑपरेटिंग में जाने वाला होगा उसको ऑपरेटिंग में धकेल दो। आया समझ में? एसेट का आइटम या तो इन्वेस्टिंग में जाएगा या तो ऑपरेटिंग में जाएगा। अच्छा, जब जाएगा तो ऐड करके जाएगा कि लेस करके जाएगा? तो अगर लायबिलिटी साइड का आइटम होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है बैलेंस शीट का आइटम तो ऐड, डिक्रीज कर रहा है तो लेस। अगर एसेट साइड का आइटम्स के बारे में बात करेंगे, इंक्रीज कर रहा है तो लेस करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो ऐड करेंगे। बोलो बात समझ में आए? इसको हम लिखवा दिए हैं, पहले लिखे हुए हैं, उसको कॉपी करना है बाद में, अभी बस तुमको यहां पे समझा दिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके का होगा। इन द बुक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, क्लोजिंग डेट हमेशा रहेगा, ठीक है? 2 डेट रहेगा ना आपके पास, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाए ना, यहाँ पे एक था 31/3/20, 31/3/21, तो आपको जो बनाना है वो कौन सा डेट का बनाना है? 31/3/2021 का बनाना है, क्लोजिंग डेट का हमेशा बनाना पड़ता है।
आई बात समझ में। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मेट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए नंबर पॉइंट देके, और जो जो आइटम इसके अंदर होगा सबको लिखना पड़ेगा, ऐड होगा तो ऐड, लेस होगा तो लेस। इसके बाद इन्वेस्टिंग का आइटम जो जो होगा सबको यहां पे लिखना पड़ेगा, ऐड होगा तो ऐड, लेस होगा तो लेस। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लिखना पड़ेगा ऐड लेस करके, आई बात समझ में। ऑपरेटिंग का सारा अमाउंट को लिखने के बाद इसको बाहर लिखेंगे, इन्वेस्टिंग का सारा अमाउंट लिखने के बाद इसको बाहर लिखेंगे, और फाइनेंसिंग का सारा आइटम लिखने के बाद इसको बाहर लिखेंगे। फिर तीनों को जाके टोटल करेंगे, तीनों को जाके टोटल करेंगे। आ रहा है बात समझ में। अगर तीनों को टोटल करने से आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लेते ये वाला ब्रैकेट में नेगेटिव में आ गया है, क्या आ गया है, मतलब हमारे पास पैसा आने से ज्यादा पैसा चला गया है, इनफ्लो से ज्यादा पैसा आउटफ्लो हो चुका है, हो सकता है तो नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगा। और उस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव सबको अगर ऐड किया गया तो मान लेते कि हमारे ये नेगेटिव में आ गया, किस में आ गया। तो अगर तीनों को ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करने से अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज बोल के लिखेंगे, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेट डिक्रीज बोल के लिखेंगे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो बात समझ में आया, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। सर अगर ऐड लेस करने के बाद हमारे पास नील हो गया, नील जीरो हो गया, ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे नेट कैश इन कैश इक्विवेलेंट। आया समझ में, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। बोलो बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद हेलो ध्यान से सुनना, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने आप तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाएगा। जो यहां पे हम बताए थे कि ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के रख रहे हैं, वो इसीलिए ये अमाउंट आपको वहां पे काम आता है लास्ट में। देखो ओपनिंग वाला कैश और बैंक बताना कितना है, 40,000 और 10,000 मिलकर कितना होता है, 50,000। अरे कितना होता है, मतलब ये कि तुमको यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वही वाला कैश और बैंक का अमाउंट को जोड़ के लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद यहां पे अगर तुम कितना 50 था ना, तो यहां पे 50,000 अगर लिख दोगे, यहां पे अगर 50,000 तुम लिख दोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लोजिंग वाला मैच कर जाना चाहिए। अगर यहां का जो अमाउंट होगा इसमें से इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, ये तुम्हारा क्लोजिंग वाला 50 और 20 70,000 से मैच कर जाना चाहिए। अगर 70,000 से मैच कर गया तो आप सही बनाए हो, अगर मैच नहीं किया तो आप गलत बनाए हो। बोलो बात समझ में आया। तो इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम वहां पे होता है। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, कैश और कैश के इक्विवेलेंट, मतलब कैश के जैसा ही, जिसको कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें क्या क्या आता है, तो नीचे देखो लिखा हुआ है हियर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। आया समझ में। कैश का अगर बैलेंस रहेगा तो ऐड करेंगे, बैंक का बैलेंस रहेगा ऐड करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको भी यहीं पे ऐड करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट बोल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। अगर नॉन करंट रहेगा मतलब लॉन्ग टर्म रहेगा तब वहां पे, अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो वो यहां पे। सर अगर कुछ भी नहीं बोला है, ना शॉर्ट टर्म बोला है ना लॉन्ग टर्म बोला है, खाली इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, तो उसको नॉन करंट माना जाएगा, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। जब तक शॉर्ट टर्म नहीं बोलेगा तब तक हम लोग उसको शॉर्ट टर्म नहीं मानेंगे। आई बात समझ में। और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी साइड में होता है ना, तो लायबिलिटी साइड का आइटम है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए तो ये फॉर्मेट को कॉपी करने का जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मेट आपको उस तरह का लंबा सा फॉर्मेट आपके पास दिया हुआ है, वो फॉर्मेट वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट हम बस आपको समझाने के लिए बताए कि फॉर्मेट इसी तरह से आपको बनाना है, एक डिटेल से एक अमाउंट का कॉलम, जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा ऑपरेटिंग, फिर रहेगा इन्वेस्टिंग, फिर रहेगा फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी का टोटल करके बाहर लिखना है और फिर टोटल करके नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे, आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। आई समझ में बात, क्लियर चीज। ये चैप्टर को आप इजीली मत लेना, ना ही इसको तुम ये सोचना कि चलो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते हैं, मत सोचना ऐसा, क्योंकि 20 मार्क्स मायने रखता है और हर एक चैप्टर आपका इसी तरह से वेटेज मार्क्स का है, बड़ा बड़ा मार्क्स का है। और ये चैप्टर आपका इजी है, आपका टफ नहीं है, बस एडजस्टमेंट आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा हर चीज का, जिस तरह से आपको बताया जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है चीज, हाँ या ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो अभी हम बताए थे वही वाला ट्रिक्स यहां पे लिखवा दिए हैं। क्या लिखे कि अगर लायबिलिटी साइड में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, ऐड, अगर लायबिलिटी साइड में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, लेस।
अगर एसेट साइड में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, लेस, अगर एसेट साइड में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, ऐड। जो वहां पे समझा रहे थे वो चीज को यहाँ पे लिख दिए। बोलो बात समझ में आया। और लायबिलिटी साइड में दो चीज हम छोड़ के रखे थे, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड को, हाँ है ना, उसके बारे में यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देख लेना। पहली बात तो नोट लिखा हुआ है पीएल के लिए, पीएल जनरल रिजर्व, इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट विल बी एडजस्टेड इन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फॉर्मेट जब पूरा बड़ा वाला फॉर्मेट दिखाएंगे तब। दूसरा वाला पॉइंट देखो, बोला है यहां पे कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, पिछला साल वाला, विल बी पेड ऑफ, इसको पे करना पड़ेगा। आप याद करो थोड़ा सा, टैक्स पढ़ के आए हो कि बिना पढ़े आए हो, पढ़ के आए हो। आप अगर टैक्स पढ़ के आए हो तो आपको एक बात पता होगा कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उस प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट करते हैं। बोलो हाँ है ना, यानी पिछले साल में हम लोग टैक्स इनकम कमाते हैं और उस पिछले साल का टैक्स हम लोग अगले साल में पेमेंट करते हैं जाके। बोलो हाँ है ना। तो बताओ, अगर हम 2019 एक कैलेंडर ईयर मान के चलते हैं, अगर 2019 में हम इनकम कमाए हैं तो टैक्स कब पेमेंट करेंगे, 2020 में। आई बात समझ में। तो बताओ, अगर हमारे पास 2019 का आइटम दिया हुआ है, 2020 का आइटम दिया हुआ है, तो बताओ यहां पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000, यहां पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000। अब बताओ इस 2000, हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो कौन सा साल का बनाते हैं, क्लोजिंग ईयर 20 का बनाएंगे। तो बताओ 20 में अगर तुम पेमेंट करोगे टैक्स तो कौन से साल वाला पेमेंट करोगे, पिछला साल वाला, 19 वाला। तो इसीलिए बोलता है तुम 19 वाला जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा ना, इसका तुम पेमेंट करोगे, इसका क्या करोगे, पेमेंट। और जो करंट ईयर वाला है उसको प्रपोज्ड करना पड़ेगा, मतलब पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है पेड ऑफ एंड रिलेटेड टू करंट ईयर विल बी ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको प्रपोज करना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। आई बात समझ में। अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तब तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो ये इसका ट्रीटमेंट है। बोलो बात समझ में आया। सेम उसी तरह से प्रोपोज डिविडेंड का भी होता है। प्रोपोज डिविडेंड भी आपका इसी नेचर के हिसाब से चलता है। हम लोग जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है हमारा कंपनी में, तो वहां पे प्रपोज्ड किया जाता है डिविडेंड के बारे में और अगले साल उसका डिविडेंड पेमेंट किया जाता है। तो पिछले साल में प्रपोज्ड किया गया है, अगले साल में पेमेंट किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होता है वो पिछले साल का ही डिविडेंड पेमेंट होता है। आया समझ में। सेम नेचर होता है टैक्स का और सेम नेचर का होता है प्रपोज डिविडेंड का। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है बात। चलिए इसको आपको कॉपी करना है तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग, ये कॉपी करना है आपको। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट क्या बोलता है, इन द बुक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन। जो भी फॉर्मेट हम कॉपी नहीं करने बोले थे, अभी भी कॉपी नहीं करने बोल रहे हम, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के साथ दे दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस आपको किस तरह से फॉर्मेट में सब चीज आता है उसके बारे में बता दिया जा रहा है। देखो सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके में पहला पॉइंट आपका रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कभी भी आपको दिया नहीं रहेगा, ये हमेशा आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा आपको वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 से बनेगा, वर्किंग नोट 1 में होगा क्या, तो वर्किंग नोट 1 में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। और ये जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो आफ्टर पीएल अकाउंट बनता है। किसके बाद बनता है, पीएल के बाद बनता है। यानी पीएल का एप्रोप्रिएशन इसमें होता है, यानी पीएल का जितना भी आइटम्स होता है वो सब चीज में नहीं आता है, ना इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ना डेप्रिसिएशन उस तरह का जो नॉर्मल होता है वो सब चीज आता है। यहां पे नॉन कैश आइटम्स आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट, ये सब हो गया, है ना, समझ में आया। आपका गुडविल राइट ऑफ कर रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहा है, आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है कुछ अमाउंट पीएल से, है ना, ये सारा आइटम्स आपका आता है यहां पे। आई बात समझ में। तो इसीलिए बोलता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहां पे, और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलेगा। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का नाम सुनना, क्या बोला गया है, और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आता है, बताए थे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आता है। तो इसमें सिर्फ आपके पास देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ही बात लिखे हैं। अब यहां पे तो हेडिंग लिखे हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दिया रहेगा डेटर्स, दिया रहेगा क्रेडिटर्स, दिया रहेगा बिल्स रिसीवेबल, दिया रहेगा बिल्स पेबल, तो वही सब लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना।
अब यहां पे ऐड लेस करके लिखना, ये फॉर्मेट है आपका, यहां पे ऐड लेस करके लिखना पड़ेगा। तो बताओ, अगर इंक्रीज करेगा करंट लायबिलिटीज, एक बात आपको समझना बस इतना ही है, करंट लायबिलिटी किधर होता है? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या ट्रिक पढ़े थे? अगर इंक्रीज करेगा तो ऐड, डिक्रीज करेगा तो लेस। कोई भी आइटम हो जाए, सबके लिए ये रूल फॉलो करता है। तो बताओ, अगर इंक्रीज कर रहा है करंट लायबिलिटी तो क्या करेंगे? ऐड। अगर डिक्रीज कर रहा है करंट लायबिलिटी क्या करेंगे? लेस। और वही वाला अमाउंट को यहां पे लिखते जाएंगे। हाँ, अगर डिक्रीज कर रहा है, लेस हो रहा है तो आप ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। अगर बिना दिखाए यहां से तुम माइनस प्लस कर सकते हो तो अच्छी बात। अगर यहां पे ब्रैकेट में तुम दिखाते हो ना तो तुमको पता चलता है कि अच्छा ये नेगेटिव है, इसको लेस करना है, तो तुमको यहां पे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम यहीं से प्लस माइनस करके लिख सकते हो। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का ऐसा देखने को मिलता है कि यहां पे अमाउंट को क्या करता है, सबको या तो प्लस करके लिख दिया, या तो जो आइटम को ऐड करना था उसको लेस कर दिया, जिसको लेस करना था वो ऐड करके लिख दिया, और बाद में बोल रहा है हमारा टैली नहीं कर रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहां से टैली करेगा? समझ में आया? इसीलिए आप यहां पे ब्रैकेट यूज कर सकते हो, अगर लेस किया जा रहा है तो ब्रैकेट यूज करके दिखा सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत। तो करंट एसेट का भी वही आइटम, करंट एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो लेस और डिक्रीज करेगा तो ऐड, उल्टा चलता है ये वाला चीज। हाँ है ना? और जितना भी आ गया ये सारा आइटम लिखने के बाद ये आया है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। फिर यहां पे टैक्स पेड किया जाएगा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का ही टैक्स पेड करते हैं ना, तो टैक्स पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर का। ये अमाउंट को पेड करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, डिविडेंड रिसीव्ड आता है, इंटरेस्ट रिसीव आता है। बोलो ना, अगर फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो ऐड। अगर परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा तो लेस। अरे बोलो ना, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा? ऐड। अगर फिक्स एसेट को बेचे खरीदेंगे तो पैसा जाएगा? लेस। कोई दिक्कत? अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, पैसा आ रहा है, ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ऐड करेंगे। और सारा एडलेस करने के बाद आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत सारा आइटम लिखे थे, शेयर कैपिटल था, डिवेंचर्स था, बैंक लोन था, ये सब था ना। तो देखो, अगर इक्विटी शेयर इशू करेंगे या प्रीफरेंस शेयर इशू करेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? ऐड। अगर इक्विटी शेयर अगर आपका घट रहा है तो घटता है तो बाई बैक बोल के लिखते हैं उसको, रिडेम्पशन नहीं लिखते हैं। प्रीफरेंस शेयर के लिए रिडेम्पशन यूज किया जाता है, इक्विटी शेयर के लिए क्या यूज करते हैं? बाई बैक। तो अगर इक्विटी शेयर आपका घट रहा है तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर प्रीफरेंस शेयर घट रहा है तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, अगर डिवेंचर आपका बढ़ रहा है इशू ऑफ डिवेंचर ऐड करके, अगर डिवेंचर घट रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लेस करके, अगर लोन आप लिए हो, लोन बढ़ रहा है आपका तो लोन टेकन होगा, आपका बैंक लोन या लोन टेकन होगा। अगर आपका लोन का चुका दिए हो, आप रीपेमेंट कर दिए हो, पहले आपका लोन 50,000 का था, अब लोन सिर्फ 20,000 का दिख रहा है, मतलब बाकी लोन चुका दिए हो, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन दिखाया जाएगा। आई बात समझ में? अगर तुम इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, अगर तुम डिविडेंड पेमेंट करते हो तो पैसा जाएगा, ये सबको लेस करके दिखाना पड़ेगा। और ये सारा आइटम ऐड लेस करने के बाद जो आइटम्स निकलेगा ये निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत? फिर जब तीनों एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों एक्टिविटी को जब ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, चाहे वो नेगेटिव में किसी का हो चाहे किसी का पॉजिटिव में हो, सबको ऐड लेस करेंगे तो हमारे पास या तो नेट इंक्रीज मिलेगा या तो नेट डिक्रीज मिलेगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में? और इसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसको तुमको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस तुमको बैलेंस शीट में चेक करना है कि क्या जो आइटम हमारे पास यहां पे अमाउंट जो आ रहा है क्या वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो मैच कर गया, नहीं दिया हुआ है हमारा मैच नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गलती किए हैं। और सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन में कहां पे गलती हुआ है तुमको वहां पे चेक करने में काफी टाइम लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ फॉर्मेट दिखाएं सर, आपका वर्किंग भी तो बनेगा बहुत सारा। वर्किंग एक नहीं होगा, जितना सारा एडजस्टमेंट होगा जिससे जिससे रिलेटेड उतना सारा वर्किंग बनाना पड़ेगा। वर्किंग के बारे में भी बात कहां किए हैं, समझ में आया? तो वर्किंग्स इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो आपका एडजस्टमेंट है। अभी तक तुम 12th क्लास में जो पढ़ के आए हो विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ के आए हो कि बैलेंस शीट का आइटम दिया रहेगा, पुट कर देंगे ऐड लेस करके और टैली करवा देंगे, बहुत इजी चैप्टर है ना, उतना भी इजी चैप्टर नहीं है।
वहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, बोलो ना, यहाँ पे 15 मार्क्स का बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन दे देगा। तो सोचो यहाँ पे एडजस्टमेंट का खेला है, मेन एडजस्टमेंट का खेला तुमको सही तरीके से खेलना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट अगर तुम सही तरीके से कर लिए तब तुम्हारा सारा काम खत्म। बोलो क्लियर है चीज, यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना? चलिए छोटा सा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। आइए पहले हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन किस तरह का। देखो ये ऑनर्स का तो क्वेश्चन हर हालत में नहीं पूछ सकता है, ये हमेशा जनरल का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, और जनरल का क्वेश्चन हमेशा किस तरह का दे देता है, ऐसे ही दे देता है कभी कभी 5 मार्क्स का। क्या पता है, खाली आप हमको इतना बता दो कि कौन सा एक्टिविटी में जाता है ठीक है। जैसे देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि ये सब आइटम कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। आपके पास 10 पॉइंट दिया हुआ है, बताओ। परचेज ऑफ मशीनरी कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। शॉर्ट में लिख दे रहे हम, अरे मशीनरी कहां पे जाता है, टेंजिबल एसेट है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। ऐड होगा लेस होगा वो मतलब नहीं है, वैसे परचेज करने तो लेस ही होगा, आउटफ्लो है। परचेज करने से पैसा आता है कि जाता है, जाता है, तो आउटफ्लो होगा। आया समझ में? परचेज ऑफ मशीनरी आता है, मशीनरी के बारे में थोड़ी ना बात करना है हम लोग, मशीनरी फ्लो स्टेटमेंट नहीं ना बना रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है, समझ में आया? उसी तरह से सेल ऑफ लैंड, बताओ लैंड बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है या जा रहा है, कुछ नहीं बात करेंगे, है कहां का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बताओ इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। सर एक बात सुनना ना, अगर ऑपरेटिंग का चीज नहीं समझ में आए ना, आप खाली याद कर लो इन्वेस्टिंग में क्या चीज आता है, फाइनेंसिंग में क्या चीज आता है। अगर तुमको इन्वेस्टिंग का आइटम पता है, आपको फाइनेंसिंग का आइटम पता है, तो अगर ये आइटम ना इन्वेस्टिंग का है ना फाइनेंसिंग का है, तो कहां का होगा, ऑपरेटिंग का होगा। बस समझ में आया? अगर वो ना इन्वेस्टिंग का है ना फाइनेंसिंग का है, तो सीधा वो कहां का होगा, ऑपरेटिंग का होगा। आंख बंद करके लिख देंगे। चलिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट करेंगे तो रिफंड आएगा, वो सब वहीं का चीज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बताओ। अच्छा कभी कभी डिविडेंड से रिलेटेड अगर आपको दिमाग लगाना पड़ जाए तो इस तरह से लगाओगे। बताओ डिविडेंड को पे कर रहे हैं, डिविडेंड पेमेंट कब करते हैं, डिविडेंड कहां का, डिविडेंड कौन सा चीज पे होता है, डिविडेंड कौन सा चीज पे होता है, इक्विटी शेयर पे, प्रीफरेंस शेयर पे। बताओ इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर कहां का चीज होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो डिविडेंड भी कहां का चीज होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आया समझ में? तो ये डिविडेंड जो पेड कर रहे हैं वो कहां का होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा। लेकिन सर रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हमको मिल रहा है तो हम कहीं पे इन्वेस्ट किए होंगे तब हम लोग को रिटर्न में मिल रहा है डिविडेंड। आया समझ में? ये कहां का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। अरे डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखवाए थे, बोलो। उसी तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कहां का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, अच्छा रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड 2 बार लिख दिए, इसको इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट अगर रिसिप्ट कर रहा है कहां पे कर रहा है, बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कर रहा है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू कर रहा है, डिवेंचर कहां का चीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कहां का चीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो अगर तुम्हारे पास इस तरह का पॉइंट दे दे और तुमको खाली बोले कि कौन कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, खाली इतना बता दो, तुमको 5 मार्क्स दे देंगे हम, तो क्या ये फ्री का मार्क्स नहीं है, बोलो। अगर हमको फॉर्मेट पता रहेगा तो आराम से इसका काम कर लेंगे, बोलो क्लियर चीज। तो ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है, इसको कॉपी करना है आपको। चलिए कॉपी कीजिए। ऐसे ही आप 1 नंबर देके परचेज ऑफ मशीनरी लिखो, एरो देके आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड लिखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एरो देके। इस तरह से पूरा का पूरा कॉपी कर लो एक बार। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें जिसमें जा सकता है उसको बताना है। पहला बात बोला है परचेज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 25,000। अगर आप फिक्स एसेट को बेचे हो तो उससे आपका प्रॉफिट हुआ है कितने का, 25,000 का। बताओ सोच समझ के कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितने लोग बोल रहे हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तुम भी बोल रहे हो, तुम भी गलत।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ फिक्स एसेट और परचेज ऑफ फिक्स एसेट आता है। सर उसका प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस जो भी पीएल अकाउंट में जाता है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है। कहां का है? अगर कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। पीएल कहां पे आता है? ऑपरेटिंग में आता है। तो वहां का हम क्या बताए हैं, जो भी तुम्हारा इन्वेस्टिंग का होगा, जो भी तुम्हारा फाइनेंसिंग का होगा, उसको छोड़ के जितना भी आइटम्स होगा सब ऑपरेटिंग में जाता है। अगर तुम्हारे पास खाली बोला रहता सेल ऑफ फिक्स एसेट तब तुम्हारा इन्वेस्टिंग का हो जाता, लेकिन बोला गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ है आपका 25,000 रुपए का, तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। आई बात समझ में? 5,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वर रिडीम्ड। बताओ प्रीफरेंस शेयर रिडीम किया जा रहा है, कहां पे जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। वेरी गुड। बताओ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 60,000 का, बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनकम टैक्स पेड कर रहा है। टैक्स पेड कहां पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। डिविडेंड पेड कर रहा है आपका इक्विटी शेयर पे 1 लाख रुपए का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। वेरी गुड। बताओ डिविडेंड रिसीव्ड कर रहा है शेयर्स पे 12,000 का, अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चीज होता है। कौन सा एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है। बात समझ में आया? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये ऑनर्स टाइप का हो सकता है। किसका टाइप का? ऑनर्स या जनरल, जिसका भी बोलो, लेकिन ये सब टाइप है हमारा ऑनर्स टाइप का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपसे पूछा गया है कि कितना का होगा। क्लियर चीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा गया है, ना कि आपको फाइनेंसिंग का, ना कि आपको इन्वेस्टिंग का, ना ही टोटल, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा गया। क्लियर चीज? बोला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट, यानी ऑपरेटिंग एसेट बोलने का मतलब वर्किंग कैपिटल, सीधा बात कि बिना ऑपरेटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में चेंज किए हुए बिफोर बोला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है? 57,500। आपको अगर यहां पे फॉर्मेट दिखाएं थोड़ा देर, तो बताओ फॉर्मेट में अगर तुम देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो भी होता है बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद जब हम लोग सारा का सारा चेंजेस कर लेते हैं तब आता है हमारा बिफोर टैक्स, फिर वहां से टैक्स लेस करते हैं, तब आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। बोलो बात समझ में आया? तो आपको यहां से लेकर के यहां तक का काम करने बोला गया है, जो जो आइटम्स आ सकता है यहां के अंदर। बोलो बात समझ में आया? तो आइए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट दिया हुआ है 57,500। डेटर्स का डिक्रीज बोल दिया है 5,000 का, स्टॉक में इंक्रीज बोल दिया है 2,000 का, बिल्स पेबल डिक्रीज कर रहा है 4,500 से, क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है 3200 से, और कैश एट बैंक इंक्रीज कर रहा है 20,000 से। इतना सारा आइटम्स आपके पास दे दिया हुआ है। आप आंख बंद करके इसको काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है कैश एट बैंक, जो बैंक वाला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सबसे लास्ट में आता है, उसका यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी काम नहीं है। आई बात समझ में? तो हमारे पास बस ए से लेकर के ई तक का काम है, एफ का कोई भी काम नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? कॉपी नहीं करना है, पहले ध्यान से देख लोगे। तो यहां पे एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन लिख लेंगे, और कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का लिखेंगे हम यहां पे, तुम लोग अभी मत करना, लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन यहां पे हम लोग को करना है, तो ये वाला हम लोग काम कर दे रहे हैं। और यहां पे बस एक छोटा सा रुपीस का साइन देके हम यहां पे काम कर देते हैं। स्टेटमेंट बनाने का हमको उसको पूरा जरूरत है नहीं, है ना, बस इतना ही से काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं, सुनना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे। बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 57,500, हाँ या ना?
तो यहां पे जाके लिखेंगे 57,500, लिख दिए। अब बताओ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देने के पहले यहां पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन, अरे बोलो ना, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का चेंजेस जो होगा उसका एडजस्टमेंट यहां पे करेंगे। बताओ एक एक करके। सबसे पहले क्या दिया हुआ, डेटर डिक्रीज कर रहा है 5,000 का। बताओ डेटर अगर डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड। डेटर किस साइड में होता है, एसेट। एसेट साइड में डिक्रीज करेगा तो उल्टा होता है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है तो ऐड करेंगे, बढ़ेगा तो लेस करेंगे, हाँ है ना। तो यानी यहां पे ऐड करके लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहां पे डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स। और कितने का दिया था, 5,000 का दिया था, तो 5,000 रुपए लिख देंगे, कोई तकलीफ। नेक्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है, स्टॉक इंक्रीज कर रहा है 2,000 से। बताओ स्टॉक को क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहा है, लेस करेंगे। तो यहां पे लेस बोल के लिखना पड़ेगा, और लेस बोल के लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। बताओ कितना, 2,000 रुपया का, तो 2,000 रुपया लिख देंगे। नेक्स्ट बताओ क्या है, बिल्स पेबल डिक्रीज कर रहा है। बिल्स पेबल तो लायबिलिटी साइड होता है, और लायबिलिटी साइड सेम चलता है, इंक्रीज तो ऐड, डिक्रीज तो लेस। तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, लेस करेंगे। तो यहां पे लेस करके लिखना पड़ेगा डिक्रीज, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 4,500 रुपया, 4,500 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, ये भी तो आपका लायबिलिटी साइड में आता है, और ये इंक्रीज कर रहा है 3200 से, इंक्रीज कर रहा है तो ऐड करेंगे, बोलो ना। तो इंक्रीज कर रहा है तो ऐड करेंगे, लिखेंगे यहां पे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना का, 3200 रुपया। बस सर बस, काम खत्म। अब यहां से यहां तक ऐड लेस करके बताओ कितना आता है, 57,500। अच्छा सर अगर लेस कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको इधर देखने का जरूरत नहीं है कि कौन सा ऐड में कौन सा लेस में है, आप यहीं पे प्लस माइनस करके दिखा सकते हो। 57,500 में प्लस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे 2,000, माइनस करेंगे 4,500 और प्लस करेंगे 3200, आता है 59,200, यानी 59,200 रुपया निकल रहा है। यही हमारे पास निकल गया देयर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये बिफोर टैक्स पेड आता है और इसके बाद टैक्स माइनस करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड आपको नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसीलिए आपका यही वाला डायरेक्टली निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। चलिए इसको यहां से यहां तक कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बस आप यहां से इसको सोल्यूशन को कॉपी कर लीजिए। क्लियर है यहां तक। आज पहला क्लास था, आज थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, यहीं तक हम लोग पढ़ के ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग को कवर करना है हर चीज़, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।